जब भी कुछ पढ़ें तो ये क्वेश्चन पूछें, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज दिस? ये जो इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ ये किस तरह का इंफॉर्मेशन है और इस इंफॉर्मेशन के साथ मुझे क्या करना है, क्यों चाहिए। अब इसमें भी 5 तरह की इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों। मैं उसको याद कराने के लिए एक आपको न्यूमोनिक देता हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एआई आने के बाद में बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट करेंगे स्कूल्स, कॉलेजेस। इसलिए नहीं क्योंकि वो लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो लोग कैसे रीड किया जाता है, कैसे कोई किताब पढ़ी जाती है, उसको याद रखा जाता है, ख़ास तौर से याद रखा जाता है, ये वो सीखेंगे। बहुत से बच्चे ड्रॉप आउट करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करेंगे क्योंकि वो सेल्फ टॉट होते जाएंगे। वो 15 साल 20 साल जो स्कूल या कॉलेज, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे जो बहुत सीरियस हैं अपनी लर्निंग को लेकर के, मुझे उसमें आप दोनों भी दिखाई देते हैं, मेरे बच्चे, मैं खुद भी उसमें दिखाई देता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं यही आपसे शेयर करने वाला हूँ कि जो भी दुनिया के टॉप 1% लोग थे, हैं या तो होंगे, वो कैसे पढ़ते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद रह पाता है। और खाली याद नहीं रह पाता कि वो एग्ज़ाम दे दें, पास कर जाएं। दे नो दैट स्टफ टू अप्लाई। और यही इंसान की एआई के कंपैरिजन में सबसे बड़ी ताकत है। आपने अगर कुछ मेडिसिन का सीख लिया, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल है जानना, खाली ये नहीं कि बुखार में कॉम्बीफ्लैम दिया जाता है, खाली इतना नहीं, कॉम्बीफ्लैम बॉडी में जाके कैसे काम करता है, अगर आपने ये सीख लिया और आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो किस तरह से वो इसमें इंटीग्रेट हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, लेकिन हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप अपने आप को अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेज में ले जाना चाहते हैं, करियर के या किसी भी टाइप के चेंज में। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग बचपन में स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़े हैं ना, तो बहुत ही आर्टिफिशियल तरीके से वहाँ पर हमको सिखाया गया है। हमने डायरेक्टली किताबें नहीं पढ़ी हैं, काम नहीं सीखा है, हम लोगों ने किताबों के साथ दौड़ना सीखा है। और जब किसी नौकरी के लिए हम पढ़ाई करते हैं या इवन नौकरी करते हैं, तो हमारा नॉलेज जो भी हमने स्कूल में पढ़ा है, इतना बेकार सिस्टम से हम गुजरे हैं कि उस नॉलेज के साथ हमारा एक दुश्मनी का रिश्ता हो जाता है। मैं बहुत अच्छे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपने स्कूल कॉलेज में टॉप किया है, उसके बाद जब नौकरी में आते हैं तो पढ़ने का मन नहीं करता। और ऐसे बेचारे जो फेल होते रहे हैं, उनको तो कभी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, सीखने का मन नहीं करेगा। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को बताया करता था, मुझे लगता था शायद झूठ है। कृष्णमूर्ति, जिनको मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी किताबें पढ़ता हूँ, वो सेल्फ टॉट थे। वो 3 बार ऑक्सफोर्ड के लिए इम्तिहान देने गए थे, फेल हो गए थे, मतलब लिख ही नहीं पाए, कुछ दिमाग में कुछ आया नहीं। तो मैं अपने आप को ही बताया करता था कि ठीक है आशीष, तुम कमज़ोर हो पढ़ने में, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ो। तो ये जो आराम से पढ़ने की स्ट्रैटेजी है, ये असल में द स्ट्रैटेजी है। चाहे आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं, चाहे आप नौकरी में अपने आप को ये मानते हैं कि बाकियों से पीछे हैं, या आप कुछ पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, किसी भी टाइप का चेंज चाहते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी, कि जो आप समझें, जो आप स्टडी करें, जो आप पढ़ें, उसको याद रख पाएँ। और इस तरह से याद रख पाएँ कि जब एक्चुअली उस चीज़ को अप्लाई होना है तो अप्लाई हो सके। सबसे पहले तो वीडियो का नाम रखा है मैंने डाइजेस्ट। खाना खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे ही अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसको आप डाइजेस्ट करना सीखें। और स्कूल बेचारा तो केवल आपको सिखाता है वॉमिटिंग। अगर कुछ पढ़ लेते हैं तो जाकर वॉमिट करके आ जाते हैं, बोलते दोबारा मुझे किताब नहीं पढ़ना। तो ये एंटी स्कूल एजुकेशन चल रहा है यहाँ पे। यू डू नॉट रिमेंबर मोर बाय कंज्यूमिंग मोर। आप ज़्यादा कंज्यूम करने से, चाहे ज़्यादा वीडियोस देख करके, ज़्यादा पॉडकास्ट देख करके, ज़्यादा किताबें पढ़ करके, ज़्यादा तैयारी करके, आप ज़्यादा याद नहीं रख पाते। यू डू नॉट रिमेंबर मोर बाय कंज्यूमिंग मोर इन्फॉर्मेशन। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों। मैं चाहूँगा जो भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाया करता हूँ ना, इनका कोर आप लिख लीजिए और अपने घर में एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड रखिए और उन पे इसको लिख करके चिपकाइए, ताकि
आते जाते आपके दिमाग में बैठ जाए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला। मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूं। मेरा अपना खुद का एक डायग्नोसिस सेंटर है जो मैंने 2020 में चालू किया था, और वो भी बिज़नेस की पढ़ाई करके। और पिछले 10 सालों से मैं ज़ेन योगा पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर भी, और वैसे भी। ज़ेन योगा एक तरह का माइंड का साइंस है, इसको बोलते हैं साइकोथेरेपी फॉर सेल्फ इंटीग्रेशन, जहाँ पर आप ब्रेन के सेंटर्स को इवॉल्व करते हैं और अपने आप को मेडिटेशन, इंट्यूशन जैसी चीज़ों को सिखाते हैं। तो वो मैं करता हूँ और लोगों को भी सिखाता हूँ। और रिसेंटली मैंने बिज़नेस की मेंटरशिप भी स्टार्ट की है, जहाँ पर आपका अगर बिज़नेस एक फैमिली स्टेज पर है, मतलब एक अकेले बिजनेसमैन हैं, आप नौकरी करते हैं, वहाँ से लेकर के आपको एक ट्राइब स्टेज तक ले जाना है, मतलब करीब 100-150 की टीम तक ले जाना है, या आप विलेज स्टेज तक ले जाना चाहते हैं, मतलब 1000 तक की टीम, या इवन नेशन स्टेज 10,000 एम्प्लॉयज़ की टीम, तो फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कैसे ये किया जाता है। मेरी खुद की एक ट्राइब स्टेज की ऑर्गेनाइजेशन है, और बल्कि एक नहीं 2 हैं, और अब मैं उसको दोनों को विलेज स्टेज पर ले जा रहा हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारा एक छोटा सा ग्रुप है 100 लोगों का, ZMI के नाम से। ये नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का आप चेंज चाहते हैं, खाली बिजनेस का नहीं, किसी भी टाइप का चेंज, तो ये ग्रुप आपको हेल्प करेगा। इसमें 1 to 1 आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। असल में ना, हम लोग का बचपन से ही ऐसा रहा है, क्या करेंगे यार, हम लोग बंदर थे, हमारे पूर्वज, हम लोग भी वही होर्डिंग मेंटालिटी के हैं। हमने सीखा है कि अगर कोई चीज़ को जानना है तो इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है। जब शुरुआत के दौर में, जब मेरे पास पहला कंप्यूटर आया था, तो कहीं से कोई भी बुक का PDF मिलता था, चाहे मैं पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, डाउनलोड करके उसको सेव कर लेता था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास कम से कम नहीं तो 2.5 लाख PDFs थे, 2.5 लाख PDF। लेकिन मैंने उसमें से पढ़ा कितना था? 2 भी नहीं पढ़ा था। नहीं, एक पढ़ा था, जो मैं ज़ेनों का पढ़ाता हूँ, ज़ेनों का एडवांस, वो मैंने प्रिंट आउट करके पढ़ा था, वो भी PDF नहीं पढ़ा था। और आज की डेट में वही चीज़ क्या होता है, आप लोग कहते हैं वीडियो सेव कर लेना, या 2x की स्पीड में आप वीडियोस देखते हैं, पॉडकास्ट 2-2 घंटे के, 3-3 घंटे के, देखते ही आपको लगता होगा अरे यार तो मज़ा आएगा, बहुत ज्ञान की बातें सीखेंगे। गाड़ी चलाते समय आप कोई वीडियो देख रहे हो सकता है, आप मेरा वीडियो गाड़ी चलाते समय देख रहे हो। तो हम लोग को एक चीज़ पता नहीं कहाँ से समझ में आ गई है कि ज़्यादा अगर सीखना है तो ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा कंज्यूम करो। लेकिन फिर भी 1 हफ्ते बाद क्या होता है, जो कुछ भी सुना था वो सब गायब, चले गए। और इसका तो मैं साक्षात भुक्तभोगी हूँ। मेडिकल कॉलेज में इतनी मोटी मोटी बुक्स हम लोग को पढ़ना पड़ता था, और हम लोग को अगले दिन सोचते थे भगवान किसी तरह से कुछ चमत्कार हो जाए और याद रह जाए, लेकिन सब उड़ जाता था। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग से निकालिए, रीडिंग इज ओनली कंजम्पशन। एक कोई आदमी है, खूब खाता है, लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करता, खाने को डाइजेस्ट नहीं करता, तो वो स्ट्रांग नहीं बनता। यहाँ तक कि खाना खाने के बाद अगर वो डाइजेस्ट कर लेता है तब भी वो मोटापा बनता है, उसकी स्ट्रेंथ नहीं बनती। ठीक ऐसे ही जितना ज़्यादा आप कंजम्पशन करते हैं नॉलेज का, वो बेचारा केवल जाकर के ड्रेन हो जाता है, एज इट इज़ भूल जाता है। एक बार दोस्तों आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जो आप पढ़ते हैं या सुनते हैं वो खाना खाने की तरह है, तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा खाएंगे, और जैसे खाने को डाइजेस्ट किया जाता है ऐसे ही आप नॉलेज को अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। आपको क्या लगता है कि जितने भी आज के सक्सेसफुल सो कॉल्ड मल्टी मिलियनेयर बिलियनर्स हैं, वो ड्रॉप आउट क्यों करते हैं? क्योंकि उनको समझ में आ गया है वही नॉलेज जो स्कूल कॉलेज से लेकर के वो कई सालों में इकट्ठा करेंगे, और उसमें भी इकट्ठा करने के बाद क्या होगा, एग्जाम देके भूल जाएंगे। वो नहीं करना चाहते, इसलिए वो स्कूल कॉलेज ड्रॉप आउट करते हैं। ये चीज़ ऑलरेडी ट्रेंड आ रहा है। जितने भी लोग हैं जो बहुत सीरियस हैं, फोकस्ड हैं अपनी लाइफ में आगे चलने के लिए, वो सब ड्रॉप आउट होकर के अपने काम पे लग गए हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ मैं चाहता हूँ आप सीखें वो ये है, स्टॉप रीडिंग मोर, कंजम्पशन इज़ अ ट्रैप। किताबें आप लीजिए ढेर सारी, 100, 200, 500 किताब खरीद लीजिए आप साल में, लेकिन स्टॉप रीडिंग मोर, कंजम्पशन इज़ अ ट्रैप। याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इमेजिन करिए कि 2 लोग हैं, एक आदमी है जिसके पास 50 किताबें हैं, जिसमें से उसने 50 किताबों में से 2, 3, 4 किताबें पढ़ ली, और दूसरा है जिसके पास केवल 1 बुक है और उसमें से भी 15, 20, 30 पेजेस पढ़े हैं, लेकिन पहले वाले को जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से 90% उड़ गया है। दूसरे वाले ने जो कुछ पढ़ा है उसमें से 70-80% याद है और वो अप्लाई भी कर रहा है। तो किसको ज़्यादा फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली सेकंड पर्सन। फिर भी लोग क्या करते हैं,
खुद भी और दूसरों को बोलता, अरे बाप रे बाप, इतना पढ़ा है तूने। लोग केवल कंजम्पशन को रिवॉर्ड करते हैं। फाइनल एग्जाम स्कूल का क्या होता है, कितने चैप्टर्स तुमने पढ़े हैं और कितना याद है। याद का होता है, एप्लीकेशन का नहीं होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको ये पूछना होगा कि जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपके ब्रेन को क्या होता है। इसलिए मैंने लर्निंग को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहला है स्टेज 1 कंजम्पशन, जिसमें आप पढ़ते हैं, कोई चीज़ देखते हैं या सुनते हैं। बहुत से लोगों को रीडिंग मुश्किल होती है तो लोग वीडियोस देखते हैं, ये भी एक तरह से रीडिंग ही हुआ, या तो सुनते हैं। स्टेज 2 डाइजेशन, आप पढ़ाई को डाइजेस्ट करते हैं। इसमें आप जो पढ़े हैं उसको दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्ट करते हैं। आप जो पढ़ चुके हैं उसको प्रैक्टिस करते हैं। कुछ महीने पहले मैंने सैम एल्टमैन भाई साहब के जो गुरुजी हैं वो मुझे भी सिखा रहे हैं बिज़नेस को कैसे स्केल किया जाता है, तो उन्होंने मुझे सिखाया है ये चीज़ जो मैंने पढ़ा था, अब उसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ये क्या है, अगर आपको जानना है तो मेरे साथ ZMI ग्रुप में आ जाइएगा। आप अपनी नॉलेज को ऑर्गेनाइज करते हैं। आजकल मैंने उसको भी एक सिस्टम तैयार किया है, कार्ड सिस्टम, वो मुझे हेल्प कर रहा है अपनी नॉलेज को याद रखने में, ऑर्गेनाइज करने में, और बाद में उसको बुक की तरह हम लोग यूज़ कर सकते हैं बुक लिखने के लिए। और जो कुछ भी आपने याद है उसको आप रिट्राइव करने के बाद उसको अप्लाई भी कर सकते हैं। और बड़ी दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग, यहाँ तक कि 10 साल में ही इतना बड़ा चेंज आने वाला है कि स्कूल्स का टॉपर कोई बनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उस नॉलेज का क्या फ़ायदा जो केवल आपको कुछ लोगों से आगे बढ़ करके पैसा कमाने के लिए मदद करता है, और वो भी उसके बाद बड़ा ओवरलोड हो जाता है। क्योंकि आप जब नॉलेज को कंज्यूम करके जी नहीं पाते, खाली पैसा कमा पाते हैं और आपकी लाइफ हेल्प बनती जाती है, तो उस नॉलेज की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों सवाल यह है कि अगर हमको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, तो फिर क्या पढ़ें। और जब हमने पढ़ भी लिया, उसमें से सब कुछ याद नहीं रखना है, तो क्या याद रखें। ये देखिए, मैं अभी आजकल एक बुक पढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट क्या 328 पेजेस की बुक है, हाँ 333 पेज की बुक है। तो ये सब कुछ तो याद रखना नहीं है, तो इसमें से क्या याद रखें। अगर ये पार्ट 2 आप समझ गए तो आप कभी एग्ज़ाम देने जाएंगे नहीं, और फिर भी लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, सक्सेसफुल होंगे। मेमोरी इज़ नॉट द गोल, यूज़ इज़। एक बहुत ही कमाल का आदमी है, उसका नाम है किम पीक। उसके ऊपर एक फिल्म बनी है, रेन मैन। बेसिकली कहा जाता है किम का ब्रेन इतना शार्प था, जो कुछ भी पढ़ लेता था, मैप्स, किताबें, यहाँ तक कि कॉमा और कहाँ पर फुल स्टॉप लगना है वो भी उसको याद रहता था। इतना सब करने के बाद भी आप इस बंदे को जानते नहीं हैं, क्योंकि सब कुछ याद रखे कोई आदमी, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट है। डू दैट मेक यू अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर। मान लीजिए मैं आपको बिजनेस की दुनिया की जब सबसे इंपॉर्टेंट 10 बुक्स दे दूं और आप उसको रट लें, चूस लें, इसका मतलब है कि आप टाटाज या बिरलाज बन सकते हैं, आप अंबानीज बन सकते हैं, इलॉन मस्क बन सकते हैं। और मान लीजिए मैं आपको गौतम बुद्ध का या कृष्णमूर्ति का, रमन महर्षि का, सबका एक लाइब्रेरी बना के दे दूँ। हुआ भी था, आज से तकरीबन 20 साल पहले मैं जिस लाइब्रेरी में गया था, वो एक भाई साहब थे, वो डॉक्टर थे, और उनको शौक़ था किताबें खरीदने का। एक बार वो, मैं और एक और बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, दिल्ली में प्रगति मैदान में बुक शो होता है साल में एक बार, हम सब गए, और एक दिन के अंदर उन्होंने करीब 1.5 लाख रुपए की किताबें खरीदी थी। पूरा कमरा उन्होंने भर दिया किताबों से। वहीं से मुझे ज़ेनियोका मिली थी। मैंने उनसे पूछा बाद में कि आपने इतनी किताबें खरीदी हैं, कितनी पढ़ी हैं। बोलते हैं ये करीब 200 किताबें ली थी उन्होंने। मतलब 200 में से मैं करीब 150 किताबें पढ़ चुका है 1 साल बाद। मैंने कहा अरे वाह। मैंने पूछा उनसे एक किताब उठा करके, इसमें क्या पढ़ा। बोलते हैं आप याद नहीं यार, बहुत दिन हो गए। लेकिन उन्होंने मुझे बताई, कुछ बुक्स के बारे में बताया जो एक्चुअली बिजनेस के बारे में था। उन्होंने पढ़ा था लेकिन कभी बिजनेस किया ही नहीं, तो उसका फ़ायदा नहीं है। दोस्तों नॉलेज भी ना कपड़े की तरह है, गाड़ी की तरह, कपड़े की तरह, या घर में किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तरह। आप ये फ़ोन खरीद कर रखते हैं, क्यों काम की है ये? क्योंकि आप इसका यूज़ करते हैं। आपके ब्रेन में जितना भी नॉलेज इकट्ठा करते हैं वो सब ब्रेन बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, हाँ बहुत काम की चीज़ है। जैसे आप उसको नहीं यूज़ करते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर ब्रेन को समझ में आता है अरे यार ये तो फालतू का जगह इकट्ठा कर रहा है, वो हार्ड ड्राइव खाली करता रहता है। तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन पूछना होगा, और ये तो मैं चाहूँगा आप लिखिएगा। जब भी कुछ पढ़ें तो ये क्वेश्चन पूछें, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज दिस। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं ले रहा हूँ ये किस तरह का इंफॉर्मेशन है, एंड व्हाट डू आई नीड टू डू विथ इट। और इस जानकारी के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ मुझे क्या करना है, क्यों चाहिए। अब इसमें भी 5 तरह की इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों।
मैं उसको याद कराने के लिए एक आपको न्यूमोनिक देता हूँ। लिखिए PACER, पेसर। P से प्रोसीजरल, हम लोग मेडिसिन में पढ़ते थे प्रोसीजर, कैसे ब्लड टेस्ट किया जाता है, कैसे कोई ऑपरेशन होता है, या कैसे कोई मशीन बनती है, कैसे किसी चीज़ को ठीक किया जाता है, वो प्रोसीजर में। A से एनालॉगस, थर्ड है कॉन्सेप्चुअल, इन सब के बारे में मैं बात करूँगा। फोर्थ है एविडेंस, EVIDENCE, एविडेंस। फिफ्थ है रेफरेंस। ये 5 टाइप की नॉलेज होती है और इन सबको अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। और सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? इसमें से जिस चीज़ को एक्चुअली अपने को प्रैक्टिस करना है उसको भी रटाया जाता है। तो इसी से दोस्तों हमारी वीडियो का थर्ड पार्ट आता है प्रैक्टिस। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको सिखाया है स्टॉप रीडिंग मोर, ठीक। सेकेंड पार्ट में मेमोरी इज नॉट द गोल, यूज इज। अब थर्ड पार्ट में मैं आपको बता रहा हूं प्रैक्टिस। डोंट मेमोराइज व्हाट यू कैन डू। जो चीज़ आप कर सकते हैं उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, धरती पे मुझे लगता नहीं किसी भी आदमी ने साइकिल कैसे चलाना है इसको मेमोराइज किया होगा, या स्विमिंग कैसे किया जाता है उसका एग्ज़ाम दिया होगा लिखित। ये क्या है? प्रैक्टिस की चीज़ें। आज मैं किसी से पूछ रहा था कि अगर हम कोई चीज़ करना चाहते हैं जो बहुत अच्छा है, बहुत मुश्किल है, तो हम करते क्यों नहीं है? उस नॉलेज को हम कैसे ट्रीट करते हैं? हमको वीडियो बनाना है यूट्यूब के लिए, हमको पब्लिक स्पीकिंग करनी है, या हमको बिजनेस करना है, ऐसी कोई चीज़ जो हम बहुत मुश्किल है और बहुत ही मुझे बड़ा मन है करने का, हम करते क्यों नहीं है? हम उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं थिंकिंग में। जब आप उसके वीडियोस देखेंगे कि कैसे वीडियोस बनाया जाता है या पब्लिक स्पीकिंग कैसे की जाती है, उसके 1 बुक 2 बुक 10 बुक पढ़ लेते हैं, फिर आपको लगता है हाँ अभी टाइम आएगा, करेंगे, इनका भी टाइम नहीं आता। मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर से हमको सिखाया जाता है कि पेशेंट्स को कैसे एग्जामिन किया जाता है, वो एक बुक है हमारी, लेकिन एग्जामिनेशन एक्चुअली करके दिखाया जाता है। ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं, यूरिन टेस्ट कैसे करते हैं, हर एक प्रोसीजर को जब पढ़ाते हैं तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब जाके करते हैं तब याद रहता है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं दोस्तों, हाउ टू यूज़ सॉफ्टवेयर, हाउ टू मेडिटेट। ये तो कमाल की चीज़ है। मैं पिछले 20 साल से लोगों को बताता हूँ कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, लेकिन लोग केवल किताबें पढ़ते हैं। हाउ टू स्पीक अ लैंग्वेज। अभी रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ बनाई थी हिडन पोटेंशियल के नाम से, बहुत ही कमाल की सीरीज़ है, dkbrains.com में जाके देखिएगा। उसमें लैंग्वेज को कितनी जल्दी से सीखा जा सकता है उसका एक ही तरीका है, बोलिए, करिए, पढ़ के नहीं आता। हाउ टू कोड। जो लोग भी सॉफ्टवेयर के कोडर्स हैं उनसे पूछिए, कोडिंग के बारे में पढ़कर नहीं, कोडिंग करके ही सीखा जाता है कोड। इसलिए अगर आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाए बॉस ये तो करने वाली चीज़ है, थोड़ा पढ़िए, करिए, फिर आके पढ़िए कि मुझे और क्या करना है, और फिर करते करते जब आपको दिखाई देगा कि ये मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो फिर आके पढ़िए कि मैं मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ, ताकि अगली बार जब आप करना शुरू करें और अच्छा करें। अभी कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने एक रेसिपी देखी किसी प्रोटीन पकौड़ी का, उसने बेचारे ने बनाया लेकिन एक स्टेप भूल गया। एयर फ्रायर में उसने सब कुछ ठीक किया था, खाली उसमें ज़रा सा घी लगाना भूल गया था। तो कोई बात नहीं, मिस्टेक किया, फिर जा कर के उसने सीखा, फिर ट्राई किया। एक बहुत फेवरेट सीरियल है मेरा और मेरे मतलब पूरी फैमिली का। अगर आपको भी रिलैक्स होना हो और अपने बच्चों को मोटिवेट करना हो जीनियस होने के लिए, तो हालांकि इतना जीनियस हुआ नहीं जाता, फिर भी आप हो सकते हैं, मज़ा आएगा आपको। बिग बैंग थियरी देखिए, उसमें एक बंदा है जिसको पानी में जाने से बहुत डर लगता है, शेल्डन को। बोलता है मैं स्विमिंग सीख लूँगा कंप्यूटर देख करके, ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग सीख लूँगा सिमुलेटर के ज़रिए, स्विमिंग सीख लूँगा वीडियो गेम के ज़रिए, मैं कभी जाऊँगा नहीं वहाँ पर। तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो है प्रोसीजरल इंफॉर्मेशन, पढ़ करके कुछ फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों आज मैंने एक ऐसी चीज़ पढ़ना शुरू किया जो मैंने आज के पहले कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। बहुत अलग सब्जेक्ट था वो। जब मैंने बुक मंगाई थी ना तो मुझे लगा था शायद, मतलब मुझे लगा कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैं जानता ही नहीं हूँ। पहला पेज तो बहुत मुश्किल था। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा, बहुत सी चीज़ें आप कॉलेज में फर्स्ट टाइम जाते हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी की क्लास में बैठा था और सर ने ये देख रहे हैं यहाँ पर उंगली में 1 2 3 बोन्स हैं यहाँ पर, और 3 बोन्स के बीच में इन दोनों हड्डियों के बीच में जहाँ जहाँ पर उंगली मुड़ती है वहाँ वहाँ पर जॉइंट्स हैं और इन सब का नाम है।
खाली इतने 4 उंगलियों में ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हड्डियों के नाम है, वो सब रटने पड़ेंगे। यहाँ नीचे इसमें ये तो छोड़ ही दिया मैंने, अंगूठा छोड़ दिया तो मैं रो दिया दोस्तों फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी क्लास में। तो इस तरह की बहुत सी नॉलेज या जानकारी आती है जब समझ में नहीं आता कि इसको कैसे समझें, कि इसमें से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो उसका बहुत ही सीधा सिंपल तरीका है। आपके घर में से आप निकलेंगे, कोई नई रोड पे जाएंगे, तो कैसे आप नई रोड को याद रखेंगे? कनेक्टिंग, 4th पार्ट है। कोई भी नई इंफॉर्मेशन जिसके बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उसको याद रख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको अप्लाई करना सीख सकते हैं बाय कनेक्टिंग। और ये खाली इंसान का ब्रेन नहीं करता, इंसान के ब्रेन से कॉपी किया हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो भी यही करता है। तो पहला तो प्रोसीजरल नॉलेज होता है जो आपको करके सीखना होता है। सेकंड मैंने बताया था एनालॉगस इंफॉर्मेशन। एनालॉगस क्या होता है? एग्जैक्टली एनालॉगस मतलब एक चीज़ आपने पढ़ी और वो बहुत नई है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपको किसी और चीज़ की याद दिलाती है। उसको बोलते हैं एनालॉजी, कहानियाँ बताई जाती हैं। एनालॉगस मतलब ये उसकी तरह है। अब बचपन में मुझे याद है एक बार पापा मुझे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे थे, और मैं बेचारा बहुत ही मासूम भोला भाला, उस समय खाली मेरी फैंटेसी चलती थी क्रिकेट। मतलब मैं क्रिकेट खेलता नहीं था, लेकिन सब लोग देखते थे तो मैं भी वहाँ देखता था और मज़ा आता था। दिन भर मेरे दिमाग में खाली खेल चलता था, वो भी क्रिकेट का खेल। वहाँ पर पिताजी सिखा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने अभी तक परसेंटेज ठीक से नहीं सीखा और ये पहुँच गए कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब समझाए पढ़े 2-4 झापड़ मार चुके, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने उनको पूछा पापा ये एग्जैक्टली है कैसे, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? तब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मुझे, और उससे फिर कभी भी मुझे वो चीज़ भूली नहीं। और कोइंसिडेंटली बाद में जो इंसान कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाया है, उसकी बायोग्राफी का नाम भी यही चीज़ है जो मेरे पिताजी ने बताया। पिताजी ने बताया कि स्नोबॉल जानते हो? मैंने कहा नहीं। बोलते स्नोबॉल एक छोटा सा बर्फ़ होता है, जब पहाड़ में ऊपर से गिरता है तो जितनी बार वो रोल करता है उसके ऊपर और बर्फ़ चिपकती जाती है, फिर थोड़ा और बड़ा बर्फ़ हो जाता है, बर्फ़ का टुकड़ा, उसके ऊपर और बर्फ़ चिपकती है। ऐसे करते करते एक स्नोबॉल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो खूब बड़ा सा हो जाता है। और यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पर तुम्हारा पैसा है वो स्नोबॉल और टाइम है वो पहाड़। मैंने कहा वाह पिताजी, समझ गया मैं। तो ये है एनालॉगस या इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये जो नॉलेज होती है ना, फाइनेंस की नॉलेज या जो ऐसी चीज़ जो आपने पहले कभी सोचा ही नहीं, अब उसको एक हुक मिल गया अटैच करने के लिए कि हाँ ये ऐसी होती है। लेकिन एनालॉजी का एक प्रॉब्लम है, कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, वो बर्फ़ की तरह है नहीं। इसलिए जहाँ कहीं पर भी आपको ऐसी कोई एनालॉजी मिलती है तो ये 4 सवाल लिखिए। वेयर डज द कंपैरिजन वर्क? कहाँ पर ये कंपैरिजन जो आपने सीखने के लिए किया है काम करता है। वेयर डज इट फेल? कहाँ पर ये एनालॉजी फेल हो जाती है। व्हाट इज़ डिफरेंट? इसमें और उसमें क्या अंतर है। कैन आई फाइंड ए बेटर एनालॉजी? और क्या इससे भी बेहतर एनालॉजी मैं खोज सकता हूँ? और ऑब्वियसली इसमें आप ChatGPT की मदद लीजिए और यूज़ करिए, समझिए। क्वेश्चनिंग फोर्सेज योर ब्रेन टू इंटरैक्ट विथ आइडियाज़। क्योंकि दोस्तों जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं किसी आइडिया के साथ, तब एक्चुअली थिंकिंग चालू होती है। यू नो लॉन्गर मेयरली रिसीविंग इंफॉर्मेशन, यू आर थिंकिंग। अब केवल आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं कि कोई नॉलेज है, कोई बुक है, कोई बात है, उसको रिसीव कर रहे हैं। अब आप उसको इंटरैक्ट कर रहे हैं अपने ब्रेन के साथ। तो इससे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल आ जाता है। कोई नई नॉलेज जो कि अचानक से आपका दिमाग हिला दे रही है, आप एकदम कंफ्यूज हो गए हैं, उसको पढ़ करके आपको पता है रटना पड़ेगा, भूल जाऊंगा, उसको अकेला मत छोड़िए। नेवर लेट इंपॉर्टेंट न्यू नॉलेज रिमेन अलोन। तो क्या करें भाई, कहाँ रखें, किसके साथ रखें? उसे किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट कर दीजिए जो आप पहले से जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कंपाउंड इंटरेस्ट और बर्फ़ स्नोबॉल। लेकिन बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप कोई नए सब्जेक्ट में जाते हैं, उसमें केवल एक आइडिया या एक एनालॉजी नहीं होती है, उसमें मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो क्या करें? तो इससे हम पहुंचते हैं हमारे 5th पार्ट, मैप। देखा है फिल्मों में जब किसी चोर को या किसी को पकड़ना होता है तो जो जासूस होता है, इंग्लिश फिल्मों का हीरो क्या करता है, एक दीवार पे मैप बनाता है, उसको रखता है
पिन करता है, फिर उससे कनेक्ट करता है धागे से, इसको उसको सबको जोड़ता है। तो फिफ्थ पॉइंट है डोंट कॉपी द बुक। थर्ड टाइप ऑफ नॉलेज जो मैंने आपको बताया था वो है सी फॉर कॉन्सेप्चुअल। कुछ दिन पहले मैं अपने बेटे को कहीं लेकर गया था और मुझे बड़ा अंदर से इतनी हंसी आई। एक भाई साहब जो अपने आप को बताते हैं कि वो वकील हैं, ठीक है, वकालत करते नहीं हैं, वो केवल वकालत के नाम पे उगाही करते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। तो मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे किसी केस के बारे में, तो उन्होंने टाल दिया। लेकिन जब ज्ञान देने की बात आई तो उन्होंने मेरे बेटे को कहा, अरे तुम्हें वकालत करना चाहिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। फिर बेटे ने पूछा कि ये मुझे बोरिंग लगता है, उसमें बहुत फैक्ट याद करना पड़ता है। बोलता नहीं, वकालत तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। मैंने उनसे पूछा बाद में क्या मतलब है कॉन्सेप्चुअल, तो फिर वो भूख लग गई उनको, चले गए खाना खाने के लिए। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या इंफॉर्मेशन क्या होता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन दैट एक्सप्लेन्स व्हाट समथिंग इज। लिख लीजिए आप इसका डेफिनेशन। कोई चीज के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको बताए कि वो क्या है, ऐसा क्यों होता है और कैसे अलग अलग आइडियाज एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। कोई कॉन्सेप्ट है, ग्रेविटी कॉन्सेप्ट है जहां पर चीजें गिरती हैं, लेकिन गिरती तो हैं तो क्या करें, उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बहुत से अलग अलग फोर्सेस से। समझिए, सबसे मुश्किल चीज़ है क्यों स्कूल्स में कुछ ही बच्चे हैं जो टॉप कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। और ऐसा अगले 100 साल तक होता रहेगा। जब तक स्कूल होगा जहां पर एक से ज़्यादा 2, 4, 10 बच्चे बैठेंगे, जहां पर भी बच्चों की नॉलेज एक दूसरे से कंपटीशन कराई जाएगी, एग्जाम लिया जाएगा, तब तक बच्चों को मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि किताबें लिखी जाती हैं लीनियरली, लेकिन हमारा ब्रेन उस तरह से काम नहीं करता। एन एक्सपर्ट नॉलेज इज मोर लाइक अ नेटवर्क। आपके ब्रेन में अगर कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो जैसे एक मकड़ी का जाल होता है, एक नेटवर्क की तरह बनता है। वन आइडिया कनेक्ट्स विद 5 अदर। ग्रेविटी जब मैं बताऊंगा तो आप समझेंगे अच्छा कोई चीज़ गिरती है, लेकिन ग्रेविटी को यूज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे पहिया काम करता है। पहिया, और पहिया जब नीचे गिरता है ना तो उसमें आपको शायद पुली का कॉन्सेप्ट समझना पड़े, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझना पड़े, और वो 5 चीजें और 10 चीजों से कनेक्ट होती हैं। तो जो आदमी अपने आप को एक्सपर्ट कहता है वो एक आइडिया को जो अगले 5 आइडिया से कनेक्ट करता है और वो 5 आइडिया अगले 10 के साथ कनेक्ट करता है, वो आराम से यहां से यहां, यहां से वहां पहुंच जाता है। बेसिकली नॉलेज लीनियर नहीं होता, नॉलेज होता है नेटवर्क्स। कई चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती हैं और हमारा ब्रेन भी उनको ऐसे ही रिसीव करता है। अब यहाँ पर मेरी स्कूलों से ना जन्मजात दुश्मनी है, लड़ाई है। क्योंकि जब एक बच्चे को आप बताते हैं कि ये है सब्जेक्ट और उसमें ये चैप्टर है और उस चैप्टर में ये क्वेश्चन है और उसका ये आंसर है, और उस बच्चे को पता ही नहीं है क्यों ये आंसर है या एक क्वेश्चन क्या है। मुझे याद है क्लास 6 तक, मतलब मेरा स्कूल बहुत हाई फाई स्कूल था, बॉयज़ हाई स्कूल, बाद में डॉन बॉस्को स्कूल। क्लास 6 तक मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इंग्लिश में रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्यों देते हैं। पता है क्यों देते हैं? कुछ समझ में तो आए कि किस लिए बात हो रही है, किसकी किससे बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। इसलिए अगर आपको अपने आप को पढ़ाना है, जीनियस बनना है, ड्रॉप आउट करके या कॉलेज पढ़ के भी, लेकिन खुद की नॉलेज को यूज़ करके अपने काम को करना है, बहुत सक्सेसफुल होना है और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना है, तो अपने खुद का एक नेटवर्क बनाओ। बिल्ड अ मैप जिसमें जो आइडिया आप पढ़ रहे हो उसको बीच में रखो और उस आइडिया से दूसरी कौन कौन सी आइडियाज़ कनेक्ट हो रही हैं उसको कनेक्ट करो। जैसे मैं जो अभी बुक लिख रहा हूँ उसमें बेसिकली माइंड के बारे में लिख रहा हूँ, और जहाँ से मैंने उसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन पढ़ा है, मतलब 10 किताबें हैं, उस 10 किताब में स्लीप के बारे में कहीं लिखा है, फूड के बारे में कहीं और लिखा है। तो ये सब नेटवर्क्स है। एक है सेंट्रल आइडिया और दूसरे उसके कनेक्टिंग नेटवर्क से। देन आस्क व्हाट कॉजेज इट, व्हाट डज इट कॉज। और ये कैसे पता चलता है मालूम है? जब आप सेंट्रल आइडिया पकड़ेंगे, जैसे ग्रेविटी है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ग्रेविटी है तो आपने लिख लिया ग्रेविटी एक सेंट्रल आइडिया। पूछिए कि ग्रेविटी क्यों होती है, व्हाट कॉजेज ग्रेविटी। और आप पूछिए ग्रेविटी क्या करती है, व्हाट डज ग्रेविटी कॉज, व्हाट causes it and what does it cause, what is it connected to। आप चाहें तो चैट जीपीटी का पूरा खुलकर यूज करिए। मैं तो बोलता हूं
कि आज आपका जो बेस्ट स्कूल का टीचर है उससे भी अच्छा टीचर हो सकता है चैट जीपीटी, बशर्ते आप उसके साथ लड़ करके सीखें। व्हाट इज कनेक्टेड टू इट, व्हाट कॉन्ट्राडिक्ट्स इट। आप ये भी पूछिए उससे कि आखिर जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हूं उसके साथ और कौन से कॉन्सेप्ट कनेक्टेड हैं और कौन से कॉन्सेप्ट उसके साथ नहीं कनेक्टेड है। क्या कोई ऐसी भी जगह है दुनिया में जहां पर ग्रेविटी नहीं है, तो वहां क्यों नहीं है। और एक चीज तो हमेशा हमेशा पूछना है दोस्तों, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यहां पर मुझे बहुत दिक्कत हुई थी स्कूल में, बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ी मैंने जिसका कोई यूज ही नहीं है। पापा से पूछता था, पापा ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, बोलते चुप रहो बाद में काम आएगा। अब तक काम तो छोड़ो, वो तो किताब ही उड़ गई, वो नॉलेज उड़ गई, अब कुछ काम में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट क्यों है, उसमें से क्या निकलता है, उसका काम क्या है, उसका पर्पस क्या है, अगर वो काम नहीं करेगा तो इस तरह से जब आप करते हैं तो आप उस नॉलेज को अपने ब्रेन में रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, खाली कॉपी नहीं कर रहे हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का तरीका कहाँ काम आता है, मेडिसिन में, साइंस में, बिजनेस में और फिलॉसफी में, जहाँ कहीं पर भी चीज़ों का रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बजाय केवल फैक्ट्स के, वहाँ पर ये तरीका काम आता है। लेकिन दोस्तों हमेशा ऐसा होता नहीं कि हर एक इंफॉर्मेशन दूसरे के साथ कनेक्ट ही करे। कभी कभी कोई डेट है या कोई नंबर है या कोई नाम है, उसको भी पढ़ना पड़ सकता है, तो क्या करें। तो 6th पॉइंट पे चले आइए आप, उसके साथ करें स्टोर। स्टॉप गिविंग एवरी फैक्ट इक्वल अटेंशन। स्कूल में जब हम पढ़ते थे, अभी भी मतलब जब पढ़ाया जाता है ना, तो हर चीज़ को बराबर का इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोग। और अगर इंपॉर्टेंस कम ज़्यादा देते हैं वो भी मार्क्स के हिसाब से कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन जब आप लाइफ के लिए पढ़ेंगे तो कैसे इंपॉर्टेंस दें। दिस ब्रिंग्स अस टू ENR, एविडेंस एंड रेफरेंस। तो यहाँ से हम लोग 5th टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, 4th और 5th के पास पहुँचते हैं, एविडेंस एंड रेफरेंस। एविडेंस सपोर्ट्स एन आइडिया। एविडेंस क्या है, किसी आइडिया को सपोर्ट करने वाली चीज़। अब मान लीजिए आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है जिसको आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर कोई कहता है कि भाई ज़्यादा आइसक्रीम खाएंगे, ज़्यादा शुगर खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। ये एक आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। कैसे पता, तो कोई रिसर्च हुआ होगा, तो वो रिसर्च की उसका डेट, उसका साइंटिस्ट, उसने कितने पेशेंट्स के साथ में वो स्टडी किया है, वो सब के सब इसके लिए एविडेंस हो जाते हैं। लेकिन जो रेफरेंस इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा स्पेसिफिक है। कोई दवाई खा रहे हैं तो उस दवाई का नाम, उसका डोज, कोई टेक्निकल डेफिनेशन। इसलिए 3 इडियट में जब पूछते हैं तो भाई साहब तो बोल देते हैं रणछोड़ दास के क्या बोलते हैं उसके लिए, मशीन। तो मशीन का डेफिनेशन रणछोड़ दास तो बोल देते हैं जो चीज़ आपके काम को आसान कर दे, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है स्पेसिफिक रीज़न के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, जब आपके पास कोई ऐसी बात आ जाए जो कि याद करने वाली चीज़ है, तो सारी याद करने वाली चीज़ों को इक्वली इंपॉर्टेंस मत दीजिए। स्टोर देम, उसको इकट्ठा कर लीजिए। पुट देम इन योर नोट्स, नॉलेज सिस्टम और फ्लैश कार्ड्स। उसको कहीं ऐसी जगह रखिए जहां पर आपको पता हो कि मैं अगर देखना चाहता हूं तो बहुत टाइम लगेगा नहीं। इसीलिए मैंने एक नया सिस्टम चालू किया है। क्या नाम है उसका, तो उसको बोलते हैं कॉमन प्लेस बुक, जिसके लिए मैं ये कार्ड सिस्टम लेकर आया हूं। तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है बहुत काम की है, तो उसका एक सिस्टम है, मैं उसके ऊपर बाद में लंबा वीडियो बनाऊंगा, बट उसको कार्ड में, फ्लैश कार्ड्स में लिख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। उसको रटना नहीं है बट स्टोर करना है। इफ यू नीड टू रिमेंबर दैट without looking them up, retrieve them repeatedly over time using active recalls and spaced repetition। और मान लीजिए भाई आप एक ऐसे बिजनेस में हैं या ऐसे काम में हैं जहाँ पे आपको उस नॉलेज की या उस इंफॉर्मेशन की बार बार ज़रूरत है, तो आपने उस कार्ड में रख लिया और उसके बाद उस कार्ड को अपने पास तब तक रखिए जब तक कि उसको बार बार आप निकाल के रिट्राइव नहीं करते, उसको यूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए आप एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं और आपको कोई नई दवाई के बारे में आपने पढ़ा है और भूल जा रहे हैं, तो उसको दवाई का नाम लिख लीजिए, उसका डोज लिख लीजिए और जेब में रख लीजिए। और पेशेंट को ट्रीट करते समय उसको बार बार निकाल के यूज़ करिए। 2 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार यूज़ करेंगे तो आपके ब्रेन में वो स्टोर हो जाएगा। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप अगर सचमुच में सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं, अपनी मेहनत से सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कुछ नॉलेज ऐसी होती है जिसको प्रैक्टिस किया जाता है। स्कूल में सारी चीज़ें नहीं कराई जाती, प्रैक्टिस पढ़ाया जाता है। कुछ नॉलेज ऐसी होती है जिसको कनेक्ट किया जाता है, कुछ नॉलेज ऐसी होती है जिसको मैप किया जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको स्टोर करके रखा जाता है और बाद में रिट्राइव किया जाता है ताकि आप उसको धीमे धीमे जब जरूरत हो तब याद कर सकें। विच ब्रिंग्स अस टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ एंटायर सिस्टम। तो दोस्तों इससे अब हम पहुंचते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट
है इस एंटायर लर्निंग सिस्टम का। क्या है? डाइजेस्ट। क्लोज द बुक अर्लियर। आज से आप मुझे प्रॉमिस करिए, कभी भी किसी को ना ये पूछेंगे ना बताएंगे कि मैंने कितने पेजेस पढ़ लिए, मैंने कितने घंटे से पढ़ाई की है। ये सब बेवकूफ़ स्कूल्स ने बेवकूफ़ बच्चों को सिखाया है प्राउड होने के लिए। कितने नंबर मिले स्कूल में, कितनी किताबें पढ़ी, कितने चैप्टर्स आने वाले एग्जाम में। इसको रिप्लेस कर दीजिए। अपने आप से पूछिए, आज जो भी मैंने पढ़ा है उसमें से कितना मैंने डाइजेस्ट किया है, कितना पचाया है मैंने। अब मान लीजिए आपके पास 1 घंटे का टाइम है पढ़ने के लिए, तो उसमें से पूरा का पूरा 1 घंटे पढ़ने में मत बिताइए। 30 मिनट कंज्यूम करिए, पढ़िए, और 30 मिनट सोचिए, मैपिंग करिए, प्रैक्टिस करिए, रिट्राइव करिए। मुझे पता है अभी चूंकि आज आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो तुरंत नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्टार्ट करिए। कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि यार बड़ी इंपॉर्टेंट है, कम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किसी कार्ड में लिख लीजिए, जेब में रख लीजिए। जो पेजेस आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए और अपने आप को बताइए मैं दोबारा आऊँगा अगर मुझे याद नहीं आता तो। इस तरीके से लगेगा कि यार मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप किताब कंप्लीट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने ब्रेन को चेंज कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोसीजरल चीज़ को प्रैक्टिस करना है, कॉन्सेप्चुअल चीज़ को मैप करना है, एविडेंस को स्टोर करना है, रेफरेंस को स्टोर करना है जब उसको ज़रूरत पड़े तब के लिए। अब मैं चाहता हूँ इस पूरे वीडियो को अगर आपको एक लाइन में याद रखना है तो ऐसे लिख लीजिए, ज़्यादा पढ़ना नहीं है, ज़्यादा डाइजेस्ट करना है। क्योंकि आपके ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो नॉलेज बन के बाहर नहीं आती। जिस इन्फॉर्मेशन को आप समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है निकाल सकते हैं, वो है नॉलेज। अगली बार अगर आप कोई बुक उठाते हैं पढ़ने के लिए और 10 पेज आपने पढ़ लिया तो खुश मत हो जाइए। पूछिए अपने आप से, मैंने क्या पढ़ा और जो पढ़ा है उसका मैं करूँगा क्या। वो जो 10 मिनट के लिए आप रुकेंगे ना, वो अगले 50 पेज जो आप पढ़ने वाले हैं उससे ज़्यादा सिखा सकता है। दोस्तों, ब्रेन को चेंज करना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। कोई स्कूल यहाँ पर इसलिए नहीं आया है कि वो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सके, आपको पीसफुल बना सके। वो खुद नहीं सक्सेसफुल हुए हैं, वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। वो सालों से स्कूल इसलिए खोल के रखा है ताकि अपने टीचर्स को सैलरी दे सके और अपना बिजनेस चला सके। आपके लिए कोई नहीं खोलता स्कूल। आपके ब्रेन को चेंज करना, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का काम किसी और का नहीं है, खाली आपका है। यहाँ तक कि मेरा भी नहीं है, लेकिन हाँ, मैंने अपने आप के साथ किया है। मैं क्लास 6 तक बहुत बेकार स्टूडेंट था, इसलिए मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर चले गए बॉम्बे। वहाँ पर किसी तरह से पास होते होते फिर मैं अच्छे नंबर लाया, 70 परसेंटाइल हो गया। 11th-12th में काफ़ी अच्छे नंबर आए, फिर मैंने MBBS किया, फिर MD किया। बट मेरा मानना है कि मेरी पढ़ाई चालू हुई है जब मैं लखीमपुर में आया हूँ और जब मैंने किताबें अपने लिए खरीदना शुरू किया। और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे पसंद हो और मैंने उसकी किताबें नहीं पढ़ी। शुरू में लोग मेरे पर हंसते थे कि तुम डॉक्टर हो, तुम्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप पेरेंट हैं तो भी, अगर आप सेल्फ टॉट होना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो भी, आजकल कहते हैं जो ज़माना आने वाला है वो पॉली मैथ्स का है, जो एक साथ 3-3 सब्जेक्ट्स के साथ में कंफर्टेबल होता है उसका है। और ये आप एग्ज़ाम के लिए नहीं कर सकते, ये आप खुद के लिए कर सकते हैं। अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जो खुद को सिखाता है और फाइनेंशियली फ्री होता है, पीसफुल होता है, यहाँ तक कि एनलाइटेंड होता है, तो मैं आपको इनवाइट करूँगा हमारे इस छोटे से परिवार में जिसका नाम है ज़िनोगी परिवार। तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके आप ZMI का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है।